हेलो, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और असाइनमेंट सीट कर लिए थे। अब हम चैप्टर नंबर 2 का करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। तो इसमें भी करीबन आपके 27 क्वेश्चन के आसपास हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज हैं और बाकी के हमारे पास न्यूमेरिकल्स और कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं। तो ये सारे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है। अब इसके लिए ना आपको थोड़ा सा एक फिजिक्स की चीज समझनी होगी। एक हमारे पास होता है प्रतिरोध, जिसको हम लोग आर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जब आर का फॉर्मूला हम निकालेंगे प्रतिरोध का, तो आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए फॉर्मूला होता है, जिसमें यहाँ पे जो रो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास दो टर्म आती हैं, चालक और चालकत्व और चालकता। तो चालकत्व जो होता है ना, जब हम चालकत्व यहाँ पे बताएंगे तो चालक को हम लोग जी या फिर सी से दिखा देते हैं। जी से दिखा दो या सी से दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जी होता है, उसको हम लिख सकते हैं 1/r, मतलब इसका उल्टा कर दो। ऐसे ही जो चालकता होता है उसको हम कप्पा से दिखाते हैं, तो कप्पा होता है 1/ρ करके। सही है। तो आपको इसका यूनिट पूछा है, इन्होंने पूछा है कि विशिष्ट चालकता, चालकता बोले या विशिष्ट चालकता एक ही बात, तो इसकी इकाई आपको बताना है। तो इकाई का मतलब अगर आपको रो की इकाई पता चल जाए तो उसका आप उल्टा कर दोगे, आपको कप्पा का इकाई मालूम पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से रो का इकाई कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लिखेंगे आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। हमें यहाँ से रो चाहिए, तो रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल। ए को यहाँ भेज दिया, एल को नीचे ले आया। रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम, एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे एरिया मीटर में हम लोग लेते हैं, पर क्योंकि हम लोग सेल में पढ़ रहे हैं तो सेल में हम सेंटीमीटर वाली चीजें मानेंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेंथ का तो यूनिट, अगर इसको आपने सेंटीमीटर स्क्वायर लिया तो इसको आप सेंटीमीटर ले लो। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, बचा यहाँ पे ओम सेंटीमीटर। सही है। अब ये रो का मात्रक है, अब मुझे कप्पा का मात्रक चाहिए, तो कप्पा इज इक्वल्स टू 1/ρ, इसका मतलब 1/ओम और सेंटीमीटर। तो आप कोई भी चीज अगर नीचे लिखी हो, आपको अगर उसको ऊपर पहुंचाना हो तो बस इन्वर्स कर दिया करो, मतलब उसकी पावर -1 कर दिया करो। तो ये यहाँ हो जाएगा ओम की पावर -1 और सेंटीमीटर की पावर -1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर हमारे पास देखो, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहे हैं, पहले का बी। ये थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है, ए के बाद सी फिर बी और डी लिख दिया है मैंने, पर ए के बाद जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, इसमें जो सी लिखा हुआ है तो वही वाला होगा सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी ओम को आपको ऐसा लिखा हुआ मुंह मिल जाएगा। सही है। तो ओम का ओम इनवर्स जो होगा उसको मुंह लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मुंह सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा इसका आंसर। तो अभी फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से हमें ये वाला आंसर मैच कर रहा है, पहले का आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का क्या होगा। तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आपको दिए हैं कि अगर आप तनुता बढ़ाओगे तो विशिष्ट चालकता घटेगी, बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, ठीक है, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। अब विशिष्ट चालकता, जैसे अभी आपको बताया, कप्पा की बात करेंगे हम लोग। कप्पा को हम लोग इंग्लिश में कंडक्टिविटी और हिंदी में चालकता कहते हैं। सही है। तनुता का मतलब होता है कि आप उस किसी भी चीज में पानी ऐड कर रहे हो, मतलब यहाँ पे पानी आप ऐड कर रहे हो। जैसे मान लो मेरे पास NaCl था, इसके अंदर प्लस इसके अंदर पानी था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे NaCl के आयन बहुत आयन होंगे। अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर और ज्यादा पानी को मिक्स कर दिया। सही है। मैं बार बार पानी को मिक्स करता जा रहा हूँ। अब जैसे जैसे मैं पानी को मिक्स करूंगा वैसे वैसे क्या होगा, ये जो आयन थे, मान लो मैंने इसमें NaCl के 100 मोल डाले थे, 100 मोल डाले थे, तो यहाँ पे 100 मोल Na+ होंगे और 100 मोल Cl- होंगे, ठीक है। अब मैं पानी ऐड करता जा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि पहले ये 100 मोल थे, मान लो 1 लीटर पानी में थे, अब मैंने 1 लीटर और बढ़ाया तो अब वो 2 लीटर में हो गए। तो जैसे जैसे मैं पानी बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे पर यूनिट, मतलब 1 लीटर के हिसाब से जब हम चेक करेंगे कि आयन कितने हैं तो वो कम होते रहेंगे। और मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी हम लोग कंडक्टिविटी यानी चालकता की बात करेंगे तो जितने ज्यादा आयन हैं वो उतना अच्छा चालक होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पानी ऐड करते जा रहे हैं 1 लीटर के हिसाब से वो आयन कम होते जा रहे हैं। तो कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब जैसे जैसे हम तनुता बढ़ाएंगे, पानी ऐड करेंगे, चालकता घटेगी।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, इसमें भी मैंने ऑप्शन कुछ गड़बड़ कर रखे हैं। फिलहाल इसका आंसर ही घटती होगा। तो पहले वाले का आंसर आपको बताया था सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, और दूसरे वाले का आंसर होगा घटती है। ठीक है, दो हमारे पास हो चुके हैं। 4 धातुएं हैं ए बी सी डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको दे रखे हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव कुछ इस प्रकार दे रखे हैं, प्लस 1.5, माइनस का 2.0 और 0.34 और 0.76 वोल्ट करके। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम लिखिए। तो हम एक एक करके लिखते हैं। ए का मान आपको दे रखा है प्लस का 1.5 वोल्ट, बी का मान आपको दे रखा है माइनस का 2.0 वोल्ट, सी का मान आपको दे रखा है प्लस का 0.34 वोल्ट, और डी का मान आपको दे रखा है 0.76। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे ये माइनस का 0.76 होगा, वो मैंने प्लस का लिख दिया है पर वो माइनस का होगा, क्योंकि इस हिसाब से फिर ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। तो इसने बोला है कि यहाँ पे आपको बताना है सक्रियशीलता, मतलब अभिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ घटता हुआ क्रम बताना है। सबसे ज्यादा अभिक्रिया कौन होगा, अभिक्रियाशील उससे कम उससे कम उससे कम करके। तो जब भी अब हमारे पास मानक इलेक्ट्रोड विभव कहीं पे दे रखे हो, तो वहां पे हम ये करते हैं कि जितनी प्लस की वैल्यू होगी वो उतना ज्यादा रिएक्शन करेगा, और जितना ज्यादा रिएक्शन करेगा मतलब उतना ज्यादा वो अभिक्रियाशील होगा। सही है, उतना ज्यादा वो अभिक्रियाशील होगा, और जितनी ज्यादा माइनस की वैल्यू होगी वो उतना ही कम अभिक्रियाशील होगा। तो इसमें से सबसे प्लस की वैल्यू ढूंढो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो अगर हम सबसे प्लस की वैल्यू यहाँ पे ढूंढेंगे तो सबसे ज्यादा प्लस इस पे ए वाला है, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है प्लस का 1.5। प्लस के 1.5 से कम वैल्यू होगी 0.34 की, जो आपको सी दे रखा है 0.34 वोल्ट करके। फिर उससे सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम अगर वैल्यू हम देखेंगे तो हमारे पास आएगा डी वाला ऑप्शन 0.76 माइनस का। फिर उससे कम अगर देखेंगे तो हमारे पास बी वाला ऑप्शन है माइनस का 2.0 वोल्ट। सही है, तो हमारे पास ऑप्शन बोल रहे हैं कि ए सबसे ज्यादा होगा अभिक्रियाशील, उससे कम सी, उससे कम डी और उससे कम बी। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है ए सी डी बी? तो ए सी डी बी, हाँ ये पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका तो पहला हो जाएगा। तीसरे का पहला होगा ए सी डी बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें भी कुछ आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखे हैं, तो के मान आपको कुछ दे रखे हैं इन लोगों ने। उसमें इन्होंने बोला कि अपचयन क्षमता का क्रम होगा, इनकी अपचयन क्षमता आपको बतानी है। सही है, अब जो मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको दे रखे होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो मान लो अगर ऑक्सीकरण हो तब उनका कुछ विभव दिया हो, लेट से एक्स वोल्ट विभव दिया हो, और एक बार कभी रिडक्शन उनका हो तो उनका कुछ मान लो वाई वोल्ट दिया हो। तो एनसीईआरटी के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो आईयूपीएसी ने कहा था कि हम लोग रिडक्शन वाले ही मानेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको रिडक्शन वाले ही दे रखे हैं, मतलब ऑलरेडी अपचयन वाले दे रखे हैं। तो यहाँ पर पहले आप वैल्यूज को देखो क्या क्या दे रखे हैं। ए वाली है, इक्वेशन नंबर 4 है, ए आपको दे रखा है प्लस का 0.68, बी आपको दे रखा है माइनस का 2.54 वोल्ट, और सी आपको दे रखा है माइनस का 0.50 वोल्ट करके। तो ये तीन कुछ दे रखे हैं। इसमें आपको मानक अपचयन विभव के मान ये दे रखे हैं, अपचयन क्षमता का क्रम बताना है। ठीक है, कौन अपचयन बहुत अच्छे से होगा, किसकी अपचयन क्षमता ज्यादा है, किसकी अपचयन क्षमता कम है। तो वैसे तो अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी अपचयन की ही वैल्यू दे रखी है, बस हमें ये पहचानना है कि किसकी अपचयन क्षमता ज्यादा है और किसकी कम है। तो फिर से हम देखेंगे कि प्लस वाले का मतलब होता है कि वो चीज ऑलरेडी करना चाह रहा है। ठीक है, तो और माइनस वाला उससे आप जबरदस्ती अपचयन करा रहे हो, मतलब प्लस वाले का मतलब है ये अपचयन आसानी से हो जाएगा, माइनस वाला उतनी आसानी से अपचयन नहीं होगा, आप जबरदस्ती अपचयन उससे करा रहे हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लस तो जिसका हो, जो प्लस है वो अपचयन क्षमता उसकी सबसे ज्यादा, उससे कम वाला उससे कम वाला। तो सबसे ज्यादा हमारे पास प्लस का 0.68 आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्लस का 6.8 से कम कौन वैल्यू होगी, तो प्लस का 6.8 से कम वैल्यू होगी 0.50 की, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास अगला होगा सी। फिर उसके बाद जो लास्ट में आएगा वो आएगा आपके पास बी, तो हमारे पास ये ए सी भी मिल जाएगा।
क्योंकि ये ज्यादा पॉजिटिव है तो ये अपचयन होना चाह रहा है, माइनस वाले अपचयन होना नहीं चाह रहे हैं पर आप जबरदस्ती उसको अपचयन कर रहे हो, तो ये तो सबसे ऊपर होगा, ये अपचयन आसानी से हो जाएगा। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू कम, इसकी वैल्यू कम, इसकी वैल्यू एक मिनट, हाँ 0.68 से बड़ा होगा 0.50, फिर उससे एक मिनट, हाँ छोटे हुए क्रम में चलना है तो 0.68 से कम होगा 0.50 माइनस का, फिर उससे कम होगा माइनस का ये, तो पहले ए फिर सी फिर बी। तो इसमें ऑप्शन नंबर कोई मैच कर रहा है क्या? ए सी बी, तो बी वाला ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है, तो फोर्थ का यहाँ पे बी होगा, ए सी बी। ठीक है, अगला वाला है हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस पर लिथियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम के मानक अपचयन विभव क्रमशः है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक क्या होगा? तो इसमें आपसे ऑक्सीकारक बोल रखा है, तो पहले सबकी वैल्यूज लिख लो। फिफ्थ क्वेश्चन है, लिथियम का आपको दे रखा माइनस का 3.05, और अगला आपके पास बेरियम दे रखा है 2.73, और अगला आपको दे रखा है सोडियम माइनस का 2.71, अगला आपको दे रखा है मैग्नीशियम जिसका दे रखा है माइनस 2.37 बोल्ड करके। प्रबल ऑक्सीकारक, अब एक चीज ध्यान रखना, ऑक्सीकारक क्या होते हैं? ऑक्सीकारक वो होते हैं जिसका खुद का अपचयन हो और दूसरे का ये ऑक्सीकरण कराएं। दूसरे का ऑक्सीकरण कराएं, सही है। तो हमें ये पहचानना है कि प्रबल ऑक्सीकारक वो होगा जो खुद का अपचयन बहुत अच्छे से करेगा और दूसरे का ऑक्सीकरण अच्छे से करेगा, खुद का अपचयन करे और दूसरे का ऑक्सीकरण करे। तो ऑलरेडी ये वैल्यू हमें अपचयन में दे रखी है, तो जैसे हमने पिछले वाले का आंसर दिया था वैसे इसका आंसर दे देंगे। तो इसमें ऑक्सीकारक का आपका बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। हाँ, ऑक्सीकारक का आपका बढ़ता, एक मिनट, हाँ इसमें एक ही चीज आपसे पूछी है कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक क्या होगा, तो जिसकी प्लस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो सबसे अच्छा रिडक्शन करेगा, यानी सबसे अच्छा अपचयन करेगा। अगर वो खुद का अच्छा अपचयन करेगा तो दूसरा का वो ऑक्सीकरण करेगा। तो इसमें प्लस की सबसे ज्यादा वैल्यू जो होगी वही सबसे अच्छा ऑक्सीकारक होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा प्लस की वैल्यू आपको कौन दिख रही है? एक तो 2.73 है, बाकी तो आई थिंक सारे माइनस के हैं, तो यही आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा हमारे पास बेरियम। तो फिफ्थ वाले का हम लोग टिक कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा बेरियम +2, ए होगा बेरियम +2। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किन किन चीजों पे निर्भर करता है। तो वैसे तो अगर आपको ध्यान हो तो नष्ट समीकरण जब पढ़ाया था तो उसके फॉर्मूलेज में आपको सांद्रता तो साफ साफ दिख रही थी। जैसे मान लो फॉर्मूला यही तो था, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 एनोड अपॉन कैथोड। ठीक है, या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख सकते हो। तो एक बात तो पक्की है कि ई सेल सांद्रता पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो ई सेल होगा वो सांद्रता पे भी डिपेंड करेगा, सही है। तो इसमें एक तो यहाँ पे बिलियन की मोलरता यानी सांद्रता, तो सी वाला तो ऑप्शन ठीक है। अब हमें ये देखना है क्या ए और बी पर भी डिपेंड करेगा या फिर सिर्फ सी पे ही डिपेंड कर रहा है। धातु की प्रकृति और बिलियन के ताप पर। तो ये जो वैल्यूज आपको 0.059 दिख रही है ये असल में अलग एक फॉर्मूले से आती है जिसमें हम और भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है हमारे पास RT करके, तो वहां पे ताप आता है जिसमें हम ताप 298 केल्विन रख देते हैं और हमारे पास वैल्यू ये वाली कुछ आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ई सेल जो होगा वो ताप पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। क्या वो धातु की प्रकृति पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल प्रकृति पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर मान लो जैसे अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें, वैद्युत रासायनिक सेल की, तो उसमें क्या था, उसमें आपने कॉपर और जिंक ले रखा था। ठीक है, अगर इसकी जगह हम इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लेते, इनर्ट का मतलब जैसे मान लो प्लेटिनम ले लेते, तो वो सेल एक प्रॉपर काम नहीं करता, सही है। तो हमें प्रकृति पर भी ध्यान देना है कि धातु अलग अलग होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो ई सेल भी आपका बदलेगा। तो ये धातु की प्रकृति पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, तो प्रकृति पर भी, ताप पर भी और मोलरता पर भी। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा इन सभी पर, 6 का डी। ठीक है, अगला वाला देखो 7th वाला, संक्षारण से बचाने के लिए आयरन पर की जाने वाली
की जाने वाली सबसे टिकाऊ धातु प्लेटिंग कौन सी है? तो आपको बताया था कि आपको लोहे को अगर बचाना है तो उस पर प्लेटिंग करा दो किसी चीज की। अब वो कई सारे मेटल्स की आप प्लेटिंग करा देते हो, पर सबसे बेहतर जो प्लेटिंग होती है वो होती है कि आयरन के ऊपर आप जिंक की प्लेटिंग करा दो, क्योंकि बताया था आपको कि जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील होता है आयरन से। अगर मान लो आप आयरन के ऊपर जिंक की कोट आपने करा दिया तो होगा क्या, अगर अगर ये ऑक्सीकरण होगा इसका, तो जैसे मान लो यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे जिंक है, तो अब मान लो बाहर से ऑक्सीजन और नमी आएगी, तो उसकी उपस्थिति में जिंक खुद का सेक्रीफाइस कर देगा, मतलब आयरन को बचाने के लिए जिंक अपना ऑक्सीकरण करा देगा, मतलब अपने आप को कुर्बान कर देगा और इस आयरन को बचा लेगा। सबसे वैसे तो कई सारी चीजों की कोटिंग करेंगे हम, पर बेहतर कोटिंग होती है कि आयरन के ऊपर जिंक की कर दो, क्योंकि जिंक बहुत अभिक्रियाशील होता है ऑक्सीकरण के लिए। तो इसका तो आप एकदम देखते ही टिक कर सकते हो, जिंक अगर होगा इसमें तो वही होगा। तो 7 का सी हो सकता है, 7 का सी ही होगा, जिंक। ठीक है, 8 वाला क्वेश्चन देखो। 8 वाला क्वेश्चन है, किसी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज। अब आपको अगर ध्यान हो तो जब ये सेल आपको पढ़ाया जाता है, वैद्युत रासायनिक सेल इस तरीके से ये बना होता है, यहां पे मान लो हम कोई रीडिंग ले लेते हैं, तो जब तक यहां पे हम लवण सेतु नहीं लगाएंगे तब तक ये सेल बहुत अच्छे से वर्क नहीं करेगा, मतलब यहां पे रीडिंग शो नहीं होगी। सही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक हमने इसको लगाया नहीं था हमें रीडिंग यहाँ शो नहीं हो रही थी, और अब मान लो अगर मैंने इसको लगा दिया, रीडिंग शो हो रही है कि हाँ कुछ तो वोल्टेज निकल रहा है, और मान लो मैंने एकदम से इसको रिमूव कर दिया, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसको हटाऊंगा तो वोल्टेज फिर से यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब वो ये कहेगा कि वोल्टेज जीरो होने का मतलब कि यहाँ पे करंट कोई नहीं बह रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑप्शन है हमारे पास, अचानक शून्य हो जाएगा, धीरे धीरे घटता है, तीव्र गति से बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। तो अभी बताया आपको कि एकदम से जीरो ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 का सी हो सकता है आंसर, 8 का सी। 9 वाला है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता है, तो इसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, मानक हाइड्रोजन विभव। सही है। तो एक चीज इसमें, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं तो उस पूरी सीरीज में अगर आपको ध्यान हो तो हाइड्रोजन सबसे बीच में कहीं लाई करता है, हाइड्रोजन से ऊपर वाली वैल्यू प्लस होती है, नीचे वाली नेगेटिव होती है। तो हाइड्रोजन को हम लोग जीरो ही मानते हैं, जब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसको 0.00 वोल्ट मानेंगे। मतलब इसका आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलो, H+ से H2 तो वो भी जीरो होगा, या इसका रिडक्शन पोटेंशियल आप बोलो H2 से H+, सॉरी ये मैंने रिडक्शन पोटेंशियल बनाया, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये भी जीरो होगा। तो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल बोलो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलो, दोनों ही जीरो होंगे। तो यहाँ चाहे मान लो रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो सारे ही इसमें जीरो होंगे। तो हाइड्रोजन के लिए वोल्टेज आपका जीरो ही माना जाता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हो, 9 का डी। सही। 10th वाला क्वेश्चन है हमारे पास, रो का एसआई इकाई होगी। अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने सबसे पहले रो ही फाइंड किया था, फिर रो से हमने कप्पा बताया था। तो अगर आपको अभी एक क्वेश्चन में अगर ध्यान हो तो रो वाला जो हमने कैलकुलेट किया था वो हमारे पास ओम सेंटीमीटर आया था। तो ये कुछ है क्वेश्चन क्या, हाँ, तो ओम सेंटीमीटर, यूनिट अगर आप मीटर में लोगे तो इसको ओम मीटर लिख सकते हो, तो आंसर इसका होगा ओम मीटर, या ओम का सिंबल ये होता है तो ओम मीटर। ऑप्शन नंबर 10 का ए मैच कर रहा है, जिसमें आपको ओम मीटर लिखा हुआ है। तो एमसीक्यूज यहाँ पे हमारे हो चुके हैं। अब हम बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं या थ्योरी वाले क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम बोतल में नहीं रखा जाता है। तो ये 7th 11th क्वेश्चन है। आपके पास कॉपर सल्फेट है CuSO4, इसको आप एक बोतल में, मान लो ये एल्युमिनियम की बनी हुई बोतल है, इसमें आप इसको नहीं रख सकते, रीजन बताना है। तो उसका रीजन सिंपल है कि अगर आप कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम के बर्तन में रखोगे
तो एल्युमिनियम कॉपर को हटा देगा और खुद एक कंपाउंड बना लेगा Al2SO4 का होल थ्राइस, और कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा प्लस कॉपर। तो इसका मतलब ये है, जो बर्तन में आपने रखा था कॉपर सल्फेट को, तो एल्युमिनियम ने क्या किया, एल्युमिनियम कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर गया और एल्युमिनियम सल्फेट बना लिया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जिस बर्तन में आप जिस एल्युमिनियम का बर्तन जो आपने लिया था वो खराब हो जाएगा। खराब होने का मतलब जब वो एल्युमिनियम इस कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर जाएगा तो इसका मतलब बर्तन जो था वो हमारा बिल्कुल खराब हो जाएगा। धीरे धीरे बर्तन ही रिएक्शन कर रहा है। सही है, हम कोई भी चीज अगर बर्तन में रखते हैं इस वजह से रखते हैं ताकि वो सेफ रहे, पर खुद बर्तन ही रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है वो बर्तन ही खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। सही है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हो कि कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम की बोतल में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि एल्युमिनियम कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर जाता है और रिएक्शन करके खुद का एल्युमिनियम सल्फेट बना लेता है, जिस वजह से जो भी बोतल वगैरह या बर्तन आप लोगे वो खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है। ये अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि अगर आप तनुता बढ़ाओगे, तनुता का मतलब किसी भी आयन है यहाँ पे, ठीक है, इसमें अगर आप पानी को ऐड करोगे, सही है, तो जैसे जैसे आप पानी ऐड करोगे वैसे वैसे, मान लो 1 लीटर में 100 आयन थे, ठीक है, अब आपने 1 लीटर पानी और ऐड किया तो 2 लीटर में 100 आयन हुए, इसका मतलब 1 लीटर में कितने हुए, 50 आयन। ऐसे ही मान लो आपने 4 लीटर पानी ऐड किया तो 4 लीटर में 100 आयन होंगे, तो 1 लीटर में कितने होंगे, 25 आयन होंगे। तो पर लीटर के हिसाब से आयनों की संख्या कम हो रही है, और अगर पर लीटर के हिसाब से आयनों की संख्या कम हो रही है इसका मतलब हम कह सकते हैं वहां चालकता घटेगी। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो कि किसी भी विलयन की चालकता तनुता के साथ घटती है क्योंकि पर यूनिट यानी प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घटती है। ठीक है, इसका तो आंसर ये हो जाएगा। 13 वाला क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है। अब यहां पे आपने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट ले रखा है AgNO3, सही है, फिर से सेम यही वाला केस है कि चाहे आप कॉपर सल्फेट के अंदर चम्मच को डुबा दो, एल्युमिनियम के चम्मच को, या एल्युमिनियम के बर्तन के अंदर आप कॉपर सल्फेट को रख दो, तो बात तो वही, रिएक्शन तो करेगा। वैसे ही सेम चीज ये है कि AgNO3 का कोई विलयन था और AgNO3 के विलयन में आपने कॉपर की छड़ को डाल दिया, तो क्यों नहीं डाल सकते इस छड़ को। फिर से सेम यही कॉन्सेप्ट है कि कॉपर रिएक्शन कर जाएगा सिल्वर से, यानी कि कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को हटा के बना लेगा CuNO3 का होल ट्वाइस, NO3 पे -1 चार्ज होता है, और प्लस यहाँ पे सिल्वर बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन अगर बैलेंस ना हो तो बैलेंस कर लेना, आई थिंक हाँ बैलेंस नहीं है पर बैलेंस आप कर सकते हो। तो यहाँ पर भी वही सीन हो रहा है कि कॉपर अपना कंपाउंड बना लेगा, सिल्वर को बाहर निकाल देगा। इसका मतलब जो चम्मच आपने इसके अंदर डाला था वो चम्मच धीरे धीरे गल जाएगा। कहीं कहीं पे जादू भी दिखाते हैं कि हमने देखो पानी के अंदर चम्मच डाला वो गल गया, तो वो जादू नहीं होता है, असल में वो केमिस्ट्री होती है। ऐसा एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हो, सही है, तो वही चीज है ये। 14 वाला क्वेश्चन है, हाँ, तो इसका आंसर आप लिख सकते हो कि क्यों नीला हो जाता है। नीले का मसला ये होता है कि कॉपर पे जब भी +2 चार्ज होता है तो उसका विलयन हमेशा नीले कलर का होता है। जैसे आपने कॉपर सल्फेट स्कूलों में देखा होगा, कॉपर सल्फेट बॉटल में आता है, वो बॉटल आप जब देखोगे तो नीले कलर का आपको दिखेगा, इसके क्रिस्टल्स भी देखे जाते हैं। वैसे जब आपने इसका सॉल्यूशन देखा होगा तो नीले कलर का होता है क्योंकि कॉपर पे उस टाइम +2 चार्ज होता है। अब देखो यहाँ पे भी +2 है और इधर भी कॉपर पे +2 होगा, कैसे, एक NO3 पे -1 होता है तो 2 NO3 पे -2, अगर इस पे -2 तो इस पे +2, तो कॉपर पे +2 आया, इसका मतलब इसका जो विलयन होगा वो नीले कलर का होगा। तो नीला कलर क्यों हो जाता है, क्योंकि कॉपर सिल्वर को हटा के अपना कंपाउंड बना लेता है, जिस वजह से विलयन का कलर नीला हो जाता है। सही है, तो ये भी कोई जादू नहीं है कि आपने AgNO3 के अंदर कॉपर को मिला दिया वो नीला हो गया। ये वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि कॉपर पे +2 चार्ज आ रहा है, इस वजह से हो रहा है। अगले 14 हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमें EMF बताना है। तो EMF तो आपने जो नस्ट इक्वेशन हम लिखते हैं उससे ही हम सारे EMF बताते हैं। EMF का मतलब होता है E सेल आपको बताना होता है। तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जिंक सॉलिड है हमारे पास, इसके बाद कॉपर +2, इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, और कोबाल्ट इससे बना हमारे पास Zn+2 और 0.001 मोलर,
0.1 मोलर, ये कुछ दे रखा है, सही है। तो इसमें हमें क्या बताना है, ईएमएफ बताना है। ईएमएफ का मतलब हमें ई सेल बताना है। तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस का 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 एनोड अपॉन कैथोड, सही है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ई सेल बताने के लिए ई नोट सेल हमें पता होना चाहिए। अब एक चीज है कि ई नोट सेल आपको क्वेश्चन में 100% दिया होगा, या तो ई नोट सेल पूरा एक बार में दे देंगे, या ई नोट कैथोड और एनोड दे रखा होगा। तो इस शीट में फिलहाल मैंने तो आपको ई नोट कैथोड और एनोड नहीं दिया है, तो मैं तो खैर बुक से देख के आपको बता दूंगा, पर डरना नहीं है क्योंकि ये चीजें आपको दे रखी होंगी ऑलरेडी एग्जाम में, ठीक है। बाकी का ये वाली चीज हम करेंगे। एनसीईआरटी देना है, तो मैंने एनसीईआरटी ले लिए अपने हाथ में। इस एनसीईआरटी से मैं आपको देख के बताऊंगा, पर एग्जाम में ये सारी वैल्यूज आपको दे रखे होंगे। एक चीज इसमें और करेक्ट कर लेना, यहाँ पे ये कॉपर होगा, ठीक है, कॉपर +2 होगा। असल में कोबाल्ट की जो वैल्यूज होती है ना, वो कोबाल्ट की +3 से +2 आपकी बुक में दे रखी है, ठीक है। तो अगर कोबाल्ट होगा +2 से 0 तो वो वैल्यूज आपको ऑलरेडी दे रखी होगी एग्जाम में। तो कॉपर की वैल्यूज मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ई नॉट Zn+2 से Zn की वैल्यू -0.76 वोल्ट, और ई नॉट कॉपर +2 से कॉपर ये 0.34 वोल्ट होता है। तो पहले मैं यहाँ पे ई नॉट सेल बताऊंगा। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड प्लस वाला, एनोड माइनस वाला, तो 0.34 माइनस और माइनस का 0.76 वोल्ट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 0.34 प्लस 0.76, ये आंसर आएगा 1.1 वोल्ट। तो अब वैल्यूज को हम लोग रख सकते हैं। ई नॉट की जगह रखेंगे 1.1 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन एन। एन का मतलब ये होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे आप चार्ज देख लिया करो, तो यहाँ भी +2 चार्ज, यहाँ भी +2 चार्ज, मतलब एन की वैल्यू 2 आएगी। लॉग एनोड अपॉन कैथोड, एनोड ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो एनोड होता है, मतलब जिंक, तो जिंक की कंसेंट्रेशन 0.01 दे रखी है, और कैथोड की कंसेंट्रेशन आपको 0.1 दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर, एक डिजिट आप बढ़ा लो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, तो 1/10 आ जाएगा। 1.1 माइनस, इसको सॉल्व कर लो, 2 2 ज़ा 4 और 2 दूनी 4, 2 नी 18, 2 पंजे 10, 0.0295 और लॉग 1/10। कभी भी मैंने बताया था, कभी भी अगर log a/b हो तो उसको हम लिख सकते हैं log a माइनस log b। तो इसको log 1 माइनस log 10 लिख सकते हैं। तो 1.1 माइनस 0.0295 log 1 माइनस log 10, ये ब्रैकेट में लिख लेना। अब हम जानते हैं log 1 की वैल्यू होती है 0.0295, log 1 की वैल्यू 0 माइनस log 10 की वैल्यू 1, क्योंकि 10 जब भी आता है ना तो सिंपल हम जितने जीरोज होंगे, मान लो log 100 2 जीरोज है तो 2 आंसर log 100 का 2। अगर log 1000 है तो 1000 में 3 जीरो है तो log 1000 की वैल्यू 3 हो जाएगी। वैसे ही log 10 की वैल्यू 1 होगी। अब 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो माइनस के 1 से। तो अगर माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो 1.1 प्लस 0.0295, 1 से इसका मल्टीप्लाई करोगे सेम ही रहेगा। अब 1.1 में आप 0.0295 जोड़ दो, 59211, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 1.1295 वोल्ट। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखो। अगला क्वेश्चन भी आपको कुछ इस प्रकार दे रखा है कि ई नॉट, इधर भी आपको मैग्नीशियम और सिल्वर आपको दे रखा है, तो इधर दे रखा है मैग्नीशियम +2 Ag+। तो इस क्वेश्चन को मैं लिख ले रहा हूं, फिर आपको बता रहा हूं। तो इधर भी कुछ वैल्यूज आपको ऐसे दे रखी हैं कि मैग्नीशियम +2 Ag+। तो यहाँ पे है मैग्नीशियम +2 Ag+। अब Ag+ यानी सिल्वर की कुछ कंसेंट्रेशन आपको दे रखी होगी 0.0001, 0.0001
1 मोलर। इससे बनेगा आपके पास Mg+2, जिसकी कंसेंट्रेशन आपको कुछ इस प्रकार दे रखी है 0.130 मोलर, ठीक है। उसके बाद +2Ag +2Ag। अब यहां पर भी आपको E नॉट वैल्यू नहीं दी है, तो E नॉट वैल्यू मैं आपको देख के यहां पे बता सकता हूं। Mg+2 E नॉट Mg+2 से Mg है माइनस का 2.36, ठीक है। उसके बाद E नॉट आपको Ag प्लस से Ag दे रखा है यहां पर 0.80, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां क्या करूंगा, E नॉट बताऊंगा। तो E नॉट सेल निकालने के लिए E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, तो 0.80 एनोड रहेगा प्लस वाला, कैथोड रहेगा माइनस वाला। 0.80 माइनस का 2.36, माइनस माइनस प्लस, तो 0.80 प्लस 2.36, तो ये कुछ इस प्रकार आएगा। 6 और 0 6 से जोड़ दे रहा हूँ, 6 और 0 6, और 8 और 3 11, हासिल लगा 1, और 2 और 1 3, 3.16 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। यही होगा। अब यहां पर मुझे ये सेकंड वाला है, यहां पर मुझे ई सेल बताना है, ईएमएफ। तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 एनोड अपॉन कैथोड। ई नॉट सेल आपको दे रखा है 3.16 माइनस 0.059 अपॉन एन। एन की वैल्यू यहाँ 2 होगी, +1 को देख के मत कर देना, क्योंकि ऐसे देखो Mg पे अगर +2 चार्ज है तो सिल्वर पे भी +2 चार्ज आना चाहिए, पर क्योंकि +1 दिया इस पे, तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं। अब एक सिल्वर पे +1 तो 2 सिल्वर पे +2, तो यहां पर भी +2 चार्ज है और वहां पर भी +2 चार्ज है, मतलब अब ये ठीक है। तो यहाँ n की वैल्यू हम 2 ही रखेंगे। लॉग बेस 10 एनोड 0.13, ठीक है, और कैथोड को दे रखा 0.0001 मोलर, 0.0001 मोलर। अब एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी अगर रिएक्शन हम बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने पर अगर हम किसी के भी आगे बैलेंस करने पर कोई भी 1 2 3 4 लगाते हैं, तो उसकी उतनी ही पावर बन जाएगी सांद्रता में। तो इसकी सांद्रता तो 0.0001 मोलर थी, इसके आगे अपने बैलेंस करने के लिए 2 लगाया था, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे होगा 3.16 माइनस 0.0295 लॉग बेस 10 0.130। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 0.0001 मोलर है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 10 की पावर -3, सॉरी 1 इंटू 10 की पावर -4। इसका मतलब इसको मैं 10 की पावर 4 भी लिख सकता हूं। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर 8 माइनस का, इसका मतलब इसको मैं 10 की पावर 8 लिख सकता हूं, ठीक है। या फिर आप 10 की पावर 8 ना लिखो तो ऐसे लिख दो, 8 बार संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ऐसे भी लिख सकते हो। तो सेम ही चीज है, 10 की पावर -8 लिखो या 0.0000 करके आप लिख दो। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको 10 की पावर -8 कर दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसको भी मैं चेंज कर दे रहा हूं, 13 130 है, आप अगर यहां से 0 हटा भी दो तो ये 0.13 जो लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो इसको भी मैं हटा के लिख दे रहा हूँ 13 इंटू 10 की पावर -2। कभी भी माइनस की पावर अगर ऊपर जाती है तो प्लस की पावर बन जाती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा 3.16 माइनस 0.0295 लॉग बेस 10, ये बन जाएगा 13 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -8, ऊपर जाएगा 10 की पावर +8 बन जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, मतलब 8 में आप माइनस का 2 जोड़ोगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 और बचेगा 6। तो ये कुछ ऐसे बचेगा 3.16 माइनस 0.0295 लॉग बेस 10 13 इंटू 10 की पावर 6। कभी भी लॉग a इंटू बी हो तो उसको हम लॉग a प्लस लॉग b लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0.0295 लॉग 13 प्लस लॉग 10 की पावर 6, ठीक है। अब 3.16 माइनस 0.02
95। log 13 की वैल्यू आपको लिखना है 1 पॉइंट समथिंग होती है, और log 10 की पावर 6 का आंसर 6 आएगा। तो log 13 की वैल्यू देखो कितनी होती है, मैं देख के बता दे रहा हूँ कितनी होती है। ये वैल्यूज भी log की आपको दे रखी होंगी पेपर में, तो उसकी हमें टेंशन नहीं लेना है, बाकी log 10 तक याद कर लेना। log 13 की वैल्यू 1.1139, तो ये होगा 1.113 तक ही ले लो, ठीक है, इतनी वैल्यूज ही ले लो 1.113 करके। तो जब इसमें आप 6 जोड़ोगे तो ये कुछ बनेगा 3.16 0.0295 इंटू, ये प्लस की ही वैल्यू है तो ये आ जाएगा 7.113। अब 7.113 जो आया इसका मल्टीप्लाई आप 0.0295 से कर दो, तो ये कुछ आ रहा है 0.0295 इंटू 7.113, 0.2098 आ रहा है। तो इसको हम लिख देंगे 3.16 माइनस 0.0298, 1 मिनट, 0.0298 ही आ रहा था ना, 0.2098 आ रहा है, ये 1 0 होगा, 1 मिनट, इसको यहां लिख दे रहा हूं 3.16 माइनस 0.2098। अब 3.16 में से 0.2098 घटा दो तो 0.2098 इसमें से घटा दो, तो 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ पे 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, इधर 11 में से 2 जाएंगे 9 बचेगा, और 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा। तो ये आंसर आपके पास आएगा 2.9502 वोल्ट। लिख लो इसको, यही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आप देखो, अगले क्वेश्चन में भी कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, Fe+3 से Fe+2, I-2 से I2, तो ये भी मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूं। अगला हमारे पास है थर्ड वाला, 2Fe+3 और +2I-, इसकी वैल्यूज नहीं दे रखी है पर आप सपोज कर लेना 0.002 मोलर आप मान लो, ठीक है। गिव्स 2Fe+2 प्लस I2, इसकी भी वैल्यू नहीं दी है तो इसकी वैल्यूज आप मान लो 0.004 करके मोलर, ठीक है। इसकी E0 की वैल्यू फिर से मैं आपको देख के बता दे रहा हूं कि किसकी E0 की वैल्यू कितनी होगी। तो E0 Fe+3 से Fe+2 के पास दे रखा है, Fe+3 से Fe+2 के 0.77, E0 Fe+3 से Fe+2 0.77, ठीक है। उसके बाद आपको E0 I- से I2, आयोडीन यहां पे दे रखा है आपको, I2 से I-, तो I2 से I- आपको दे रखा है यहाँ पे 0.54 करके, 0.54 करके। तो बस यहाँ पे हमें फिर से E0 सेल निकालना है, तो E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब कैथोड एनोड पहचानना होगा, तो Fe+3 से Fe+2 आ रहा है, कम हो रहा है मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन, माइनस से 0 पे जा रहा है प्लस हो रहा है मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो अगर हम बात करें जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, तो अगर Fe+3 से +2 में जा रहा है रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड होगा, मतलब ये वाली चीज C होगी और ये वाली चीज A होगी। तो C में से A को घटाना है, मतलब 0.77 में से 0.54 घटाना है। इसमें कोई भी वैल्यू माइनस की नहीं दी है, अगर माइनस की नहीं दी है तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसका कैलकुलेशन आप करोगे तो 0.77 माइनस 0.54, तो ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2, तो 0.23 आ जाएगा, ठीक, 0.23 आ जाएगा। तो अब बस यहाँ पे ई सेल
इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 एनोड अपॉन कैथोड। ई नॉट सेल की वैल्यू 0.23 माइनस 0.059 अपॉन एन। एन की वैल्यू देखो, एक आयरन पे +3, दो आयरन पे +6, एक आयरन पे +2, दो आयरन पे +4, 6 से 2 में जा रहा है। अगर 6 से 2 में जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि 6 से 2 में जा रहा है तो 2 का बदलाव आ रहा है। इधर भी देखोगे तो 2i माइनस और i2, एक आयोडीन पे -1, दो पे -2, ये -2 से 0 पे जा रहा है तो 2 का बदलाव आ रहा है, तो दोनों में 2 का बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एन की वैल्यू यहाँ पे 2 आप रखोगे। एनोड अपॉन कैथोड, अब एनोड तो ये रहा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड है। तो हाँ, एनोड इसमें पहचानना है कि इस आयरन का हो रहा है रिडक्शन, सही है, तो आयरन का रिडक्शन हो रहा है, आयरन है कैथोड और ये चीज है एनोड। तो एनोड ये है तो इसको हम ऊपर लिख लेंगे, तो इसको हम 0.002 लिख लेंगे और कैथोड हमारे पास वो रहा 0. लॉग लगा के, ठीक है, लॉग 0.002 और वो चीज 0.004। बैलेंस हमने की है तो इनकी पावर्स भी लगाएंगे, तो यहां पर भी आपको देखोगे पावर 2 है, यहां पर 2 से हमने बैलेंस किया, इधर भी 2 से बैलेंस किया, तो दोनों का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। 0.23 माइनस 0.0295, ठीक, लॉग जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, तो 0.00004 आएगा और ये आ जाएगा 3 के बाद, जैसे देखो स्क्वायर कभी भी होगा तो पॉइंट के बाद 3 संख्या है, पॉइंट के बाद अब 6 संख्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गई, इधर भी 6 हो जाएंगी और 4 चौक 16, 000016, तो इधर भी 6 संख्या, इधर भी पॉइंट के बाद 6 संख्या। अगर संख्या बराबर है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, ये बटेगा 4 बचे 16, तो 0.23 माइनस 0.0295 लॉग 4/16, तो ये 4/16 हम 4 चौक 16 कर सकते हैं, 1/4 आएगा, तो 0.03 माइनस 0.0295 ये बन जाएगा लॉग 1/4। तो हम लोग लॉग 1/4 को लॉग 1 माइनस लॉग 4 लिख सकते हैं। अब log 1 की वैल्यू होती है 0 और log 4 की वैल्यू आपके पास होती है log 2 की वैल्यू 0.301, तो इसकी होगी log 0.602, तो 0 में से ये माइनस करोगे तो माइनस का 0.602 आएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 0.023 माइनस 0.0295 इंटू माइनस का 0.602, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा ये 0.23, ये प्लस का बन जाएगा। प्लस का कितना आ रहा है मैं कैलकुलेटर करके बता दे रहा हूं आपको कितना आएगा, 0.602 इंटू 0.0295, 0.017759 ये आ रहा है। अब इसमें से आप क्या करोगे, इन दोनों को आप जोड़ दोगे, जो 0.23 आपको दिख रहा है वो इसमें आप ऐड कर दोगे, तो इसमें आप प्लस कर दो 0.23, तो 0.247759, 0.247759 वोल्ट आंसर आ रहा है, तो ये रहा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी आपको दे रखा है, तो वो भी Sn से Sn+2 और H+ से H2। थोड़ा सा इन क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, बाकी तो और क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगता है क्योंकि ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है। तो रिएक्शन हमारे पास दे रखी है Sn से Sn+2, ठीक है, इसकी वैल्यूज कुछ दे रखी है आपको 0.004 मोलर, ठीक है। उसके बाद H+ से H2, H+ की वैल्यू 0.020 मोलर,
से H2 और इसकी वैल्यू H2 और PT लिखा है। इससे हमें कुछ खास मतलब नहीं है, हमें कंसंट्रेशन से मतलब है। तो फिर से इसकी वैल्यूज को हम बात करेंगे तो एक चीज तो है कि हाइड्रोजन की वैल्यू आपको अभी बताई थी कि 0 होगी, तो वो तो 0 रहेगा, हमें बस टिन की वैल्यू देखना है। तो टिन की वैल्यू, SN की वैल्यू यहाँ पे दे रखी होगी। टिन की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे माइनस का 0.14, तो ये रहा माइनस का 0.14। माइनस का 0.14। और हाइड्रोजन की वैल्यू आपको पता है H प्लस से H, ये तो हमेशा 0.00 रहेगी। तो जब भी हम E0 सेल निकालेंगे तो फॉर्मूला वही है हमारे पास, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड आपके पास हाइड्रोजन होगा, एनोड, एक मिनट, SN से SN+2 जा रहा है, हाँ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड, इसका रिडक्शन हो रहा है, ये कैथोड। तो 0.00 में से आप माइनस करोगे माइनस का 0.14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 0.14, तो आंसर आएगा 0.14। अब इसका ई सेल आप बता दो। ई सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 एनोड अपॉन कैथोड। E0 सेल 0.14 आएगा माइनस 0.059, n की वैल्यू 2 रहेगी क्योंकि यहाँ देखो +2 का चेंज आ रहा है, इधर +1 का आ रहा है, लेकिन इसको हम बैलेंस करके 2 लगा देंगे तो यहाँ पर भी 2 का चेंज आएगा। लॉग एनोड ये रहा 0.004, कैथोड ये रहा 0.202, सॉरी 0.02। अब इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ हमने बैलेंस कर रखा है, तो फिर से हम 0.14, 0 पॉइंट इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 0.0295, ये 14, हाँ 14 ये लॉग 0.004, 2 2 जा 4 आएगा, और 4 के बाद हमें पॉइंट, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है तो इसका स्क्वायर होगा, 4 के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये आ जाएगा 0004। पॉइंट के बाद 3 संख्या, पॉइंट के बाद 4 संख्या, आप एक संख्या इधर बढ़ा लो, पॉइंट से पॉइंट काट दो, तो ये 40/4 बचेगा। कितना बचेगा? 40/4, तो ये आ जाएगा 4×40, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 4×40, तो 0.14 माइनस 0.0295 log 10 बचेगा, और log 10 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो 0.0295 और log 10 की वैल्यू 1, इतना ही है। तो सिंपल इसमें से हम 14 में से माइनस कर देंगे 0.0295 को, तो 0.14 माइनस 0.0295, 10 में से 5 गए 5 बचे, 9 में से 9 गया 0 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 1 में से 0 गया 1 बचा, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा 0.1105, ये आंसर है, 0 ही होगा, हाँ तो 0.1105 वोल्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार दे रखा है कि Zn से Zn+2 और सिल्वर से सिल्वर आपको दे रखा है। तो ये वैल्यूज कुछ आपको दे रखी हैं, Zn से Zn+2, फिफ्थ वाला Zn से Zn+2 0.1 मोलर, और Ag प्लस से Ag, Ag प्लस से Ag आपको दे रखा है, Ag प्लस की भी वैल्यू कुछ सांद्रता दे रखी है 0.1 मोलर करके से Ag, ठीक है। तो इधर भी आपको ई सेल बताना है, तो ई सेल बताने के लिए फिर से आपको E0 कैथोड और एनोड पता होने चाहिए, तो वो मैं फिर से आपको देख के बता दे रहा हूँ। इसका तो अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, Zn+2 से Zn ये होता है माइनस का 0.76। अब E0 Ag प्लस से Ag मैं आपको बता रहा हूँ कितना आएगा, तो Ag प्लस से Ag यहाँ पे होगा 0.7 नहीं 0.80 या 0.8 बोल दो। तो अगर मुझे E0 सेल चाहिए तो यहाँ मैं E0 कैथोड माइनस E0
एनोड कर दूंगा। तो कैथोड तो मेरे पास ये रहा, क्योंकि देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड, इसका रिडक्शन हो रहा है ये कैथोड, इसमें से ये माइनस होगा तो 0.80 माइनस माइनस का 0.76, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.76। जब इसको आप जोड़ोगे तो 6 और 8 और 7 कितने होते हैं, 7 दूनी 14 और एक 15, तो 1.56 वोल्ट होगा ये। ठीक है, अब सिंपल यहां से आप ई सेल बताओगे, ई नॉट कैथोड, सॉरी ई सेल बताओगे तो ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 एनोड अपॉन कैथोड। ई नॉट सेल आपको दे रखा 1.56 माइनस 0.059 अपॉन एन। ध्यान रखना कि एन की वैल्यू 2 ही रहेगी, इधर प्लस इधर 2, क्यों, क्योंकि हम इसको 2 करने के लिए 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 2 रहेगी। लॉग एनोड ये रहा, कैथोड ये रहा, तो एनोड की कंसेंट्रेशन 0.1 और कैथोड की कंसेंट्रेशन भी 0.1, पर इसका स्क्वायर है, ये चीज ध्यान रखना, 2 दे रखा तो स्क्वायर होगा। 1.56 माइनस 0.0295 लॉग, इससे कट जाएगा, लॉग 0.1 और ये आ जाएगा 0.0001। पॉइंट के बाद 4 संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो यहाँ पे 4 संख्या बराबर कर लो, अब पॉइंट से पॉइंट काट दो, तो ऊपर बचेगा 1000। अब मैं क्या इस 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.56 माइनस 0.0295 और उसको मैं लिख सकता हूँ log 10 की पावर 3। अगर log 1000 रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 10 की पावर 3, तो इस पूरे का आंसर 3 आ जाएगा, तो 1.56 माइनस 0.0295 और गुणा कर दो इसकी 3 से, तो 1.56 माइनस 3 पंजे 15 और 3 नीम 27 और 1 28, हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो 0.0885 आएगा। अब इसमें से माइनस कर दो, 1.56 माइनस 0.0885, 10 में से 5 गए 5 बचे, सॉरी 10 में से 5 गए 5 बचे, 9 में से 8 गया 1 बचा, और यहाँ कितने बचे 15, 15 में से 8 गए कितने बचे 7, और यहाँ 4 बचेंगे, 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ 1, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.4715, ये आ गया। ऑलमोस्ट ये वाले आपके कंप्लीट हो गए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये वाला हमारे पास 5th वाला था। तो वीडियो में हमें एक कट लगाना पड़ गया था क्योंकि माइक के बीच में आवाज चली गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग करते हैं। तो 15 के मैंने तीनों क्वेश्चन लिख रखे हैं और इनकी इनवर्ड वैल्यू भी लिख रखी है। वैसे ये दी नहीं है मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो यहाँ पे आपको 2 चीजें बताना है, डेल्टा जी बताना है और लॉग केसी बताना है। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक, और यहाँ पे जब हम लॉग केसी बताएंगे तो लॉग केसी होता है एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059। ये फॉर्मूलेज मैंने आपको बता दिए थे कि ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये नस्ट इक्वेशन से कहीं ना कहीं फॉर्मूला बनता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वाले में अगर ध्यान से आप देखो तो कुछ हमें ई नॉट सेल पहले से गिवन है, ई नॉट सेल की मदद से हमें डेल्टा जी बताना है। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस का एन, एन अगर देखोगे तो +2 से 0 पे आ रहा है, 2 का बदलाव हुआ, 0 से +2 पे जा रहा है, 2 का बदलाव हुआ, तो एन की वैल्यू तो यहाँ पे 2 रहेगी, ठीक। ई नॉट सेल यहाँ पे 1 मिनट एफ और होगा, एन एफ ई नॉट सेल, ठीक, अब सही है। तो 2 इंटू एफ की वैल्यू फराडे 96500 और ई नॉट सेल आपको दे रखा है 0.36, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे जूल्स में आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहां से लॉग केसी निकालोगे, इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू 2, ई नॉट सेल आपको दे रखा है 0.36 पहले वाले का और 0.059, तो इसको मैं कैलकुलेशन करके आपको बता दे रहा हूं एग्जैक्ट कि कितना आंसर आएगा। तो ये रहा 2 इंटू 96500 और इंटू 0.36, 69480, और ये माइनस में आंसर आएगा, माइनस जूल, ठीक है, जूल्स माइनस में आएगा। अगला चीज वहां पे दे रखा है 2 इंटू 0.36 और इसको डिवाइड कर देना है हमें, सॉरी 0.36 इंटू 2
इसको डिवाइड कर देना है 0.059 से, तो ये बनेगा 12.20। सही है, ये 12.20 आंसर आ जाएगा इसका। सेकंड वाला पोर्शन देखोगे तो सेकंड वाले पोर्शन में भी आपको डेल्टा जी बताना है, माइनस एन एफ नॉट फॉर्मूला पुट करोगे। इसमें एन की वैल्यू 2 रहेगी क्योंकि 0 से 2 पे जा रहा है, +2 का चेंज, ये प्लस से 0 पे जा रहा है, 1 का चेंज हो रहा है +1 से, पर 2 सिल्वर पे +2 और 0 पे जा रहा है तो +2 से 0 पे 2 का चेंज आएगा। तो यहाँ पर भी अगेन 2 होगा। फ्राइडे की वैल्यू 96500 इंटू ई नॉट सेल आपको 1.05 दे रखा है, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे जब इसका log केसी बताओगे तो log केसी के लिए 2 इंटू ई नॉट आपको 1.05 दे रखा और 0.059, तो इसका भी एग्जैक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 इंटू 96500 इंटू 1.05, तो ये आ जाएगा 202,650, ये आंसर आया जूल्स में माइनस का। और उसका आंसर आएगा 2 इंटू 1.05 और इसको डिवाइड कर दो 0.059, तो 0.059, ये आंसर आएगा 35.59। ठीक है, ये log केसी आ रहा है। अगला तीसरा वाला है हमारे पास। तीसरे वाले में भी अगर देखोगे तो डेल्टा जी बताने के लिए एन की वैल्यू यहाँ पे फिर से अगेन 2 रहेगी, 0 से 2 पे जा रहा है, 2 का चेंज आ रहा है, इंटू 96500 और 1.56 ई नॉट की वैल्यू है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देगा। log केसी निकालोगे तो log केसी के लिए 2 इंटू और ई नॉट कितना दिया 1.56 और डिवाइड कर दो 0.059 से, तो इनके आंसर कुछ ऐसे आएंगे, 2 इंटू 96500 और इंटू 1.56, 301 080 और उस वाले का आंसर आएगा 2 इंटू 1.56, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 0.059 से, तो ये आंसर आ जाएगा 52.881। ठीक है, तो ये रहे इसके आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है उसमें आप लोग ध्यान दो। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा 2 घंटे तक बहती है। एक कोई तार है, धातु का तार, वो तार किसी भी चीज का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है। तो उन्होंने कहा एक धात्विक तार है जिसमें 0.5 एम्पीयर धारा 2 घंटे तक प्रवाहित करते हैं, तार में कुल कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं फिजिक्स से भी का क्वेश्चन आपका मैच करता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये था कि एक तार है आपके पास, मान लो ये एक वायर है, ये एक वायर है। अब इस वायर में आपने क्या किया कि एक 0.5 एम्पीयर, यहां आई की वैल्यू 0.5 एम्पीयर था और टाइम आपने दे रखा 2 घंटे। मतलब आपने क्या किया, इस तार में 0.5 एम्पीयर की धारा को 2 घंटे तक प्रवाहित करते रहे। तो पूछा यहां से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। सही, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग चार्ज कैलकुलेट करेंगे, आवेश कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे टोटल चार्ज पता चल जाए, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, अगर मुझे टोटल चार्ज मालूम पड़ जाए तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि इस टोटल चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो पहले मैं यहां पे Q कैलकुलेट करूंगा, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। तो Q बराबर फॉर्मूला होता है I इंटू टी। टाइम हमेशा हम सेकंड में लेते हैं, ये चीज ध्यान रखना। I हमारे पास 0.5 है, टाइम हमारे पास 2 घंटे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे मिनट बदलेगा, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए फिर 60 से कर दो। तो इसका जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, पॉइंट से 0 कैंसिल और 5 दूनी 10 इंटू 60 इंटू 6, 6 छंग 36, आंसर आ जाएगा 3600 कूलाम। सही है, तो टोटल चार्ज होगा 3600 कूलाम। अब हम क्या लिखेंगे कि एक लाइन लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम में इलेक्ट्रॉन होते हैं एक। तो इतने चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस वाले में, तो हम लिखेंगे 3600 कूलाम में इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो वो होंगे, इस एक को डिवाइड करो इस वाले से 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3600 से, इस तरीके से। ठीक है, ये 1.6। अब 19 है, -19 ऊपर जाएगा, प्लस का 19 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 3600 इंटू 10 की पावर 19 और बटे में है 1.6। सही, 19 है। 2 जीरो इसमें और जोड़ दो तो 36 गुणा 10 की घात 21 हो जाएगा और बटे 1.6। पॉइंट हटाओगे, ऊपर एक जीरो बढ़ाओगे तो ये आ जाएगा 36 इंटू 10 की घात 21 और एक जीरो और जोड़ दो 22 बटे 16। अब 36 को क्या करो, 16 से डिवाइड कर दो, यहां पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 36 को मैं 16 से डिवाइड कर रहा हूं, आंसर आएगा 2.25। तो इसका आंसर आ रहा है 2.25 इंटू 10 की घात 22। देख लो कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, मतलब इतने चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इतने चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। सही है, ये आंसर आ गया हमारे पास फाइनल। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनीकरण क्या होता है। ध्यान करो, गैल्वेनीकरण क्या होता है। आपको बताया था कि कभी ये एक कोटिंग वाली चीज है, जैसे अगर मान लो आयरन पे जंग लग रही है, लोहे पे जंग लग रही है, तो उसको बचाने के कई सारे तरीके बताए थे आपको, जैसे उस पे पेंट कर दो आप लोग, उसको नमी से दूर रख लो। ऐसे ही एक तरीका बताया था कि आयरन के ऊपर किसी दूसरे धातु की पॉलिश कर दो, तो वहां पे एक चीज आपको बताई थी गैल्वेनीकरण करके। गैल्वेनीकरण में हम क्या करते हैं, ये रहा मेरे पास आयरन, इसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग करा देते हैं, मतलब इसके ऊपर जिंक की पॉलिश करा देते हैं। तो लोहे के ऊपर जिंक की पॉलिश को गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो ये तो 17th वाला हुआ। 18th वाला क्वेश्चन देखो, 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl के N/10 बिलियन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व इतने मोह सेंटीमीटर है। यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन पहले देख लो क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक कोई कंसंट्रेशन हमें दे रखी है, सांद्रता N/50 करके। अभी N/50 से हमें मतलब नहीं है, अगर इस्तेमाल होगा तो बता दिया जाएगा। एक सेल की विशिष्ट चालकत्व है, तो विशिष्ट चालकता का यहां मतलब होगा, विशिष्ट चालकता यहां पे मान लो आपको कप्पा दे रखा है 0.002765, कप्पा आपको दे रखा है। यदि सेल का प्रतिरोध यानी R है आपके पास 400 ओम, तो आपको बताना है कि यहां पे सेल स्थिरांक यानी G स्टार क्या होगा। तो G स्टार का फॉर्मूला कप्पा बराबर G इंटू G स्टार होता है। अगर मुझे G स्टार चाहिए तो कप्पा बटे G लिख सकता हूं मैं। अब G होता है 1/R, 1/R, तो R चला जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा KR। तो फॉर्मूला मेरे पास बनता है कप्पा बराबर G स्टार बराबर कप्पा इंटू R। तो सबकी वैल्यूज लिख दो। कप्पा की वैल्यूज आपको दे रखी है 0.002765 और R की वैल्यू 400 दे रखी है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो 400 का मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं 0.00275 से, तो 1.106 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.106 या 160। हाँ, 400 इंटू 0.00275 1.106 है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। सेल स्थिरांक हमारे पास आ चुका है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए, क्वेश्चन नंबर 19। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इसमें ना जैसे हम लोग इलेक्ट्रोड बनाते हैं अलग अलग चीजों के, वैसे ही हम लोग मानक 19th क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, जिसे हम SHEC शॉर्ट में बोल देते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली हम कोई भी बिलियन लेंगे, इस बिलियन के अंदर जो हम सॉलिड चीज डिप करेंगे, यहां पे हम एक रॉड डिप करेंगे, तो वो रॉड हमेशा सॉलिड होगी, या जिंक की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, टिन की हो सकती है, प्लेटिनम की हो सकती है, मतलब XYZ किसी भी धातु की हो सकती है। पर क्या हो अगर मैं इस धातु की सॉलिड की जगह ये मैं गैस का ले लूं,
मैं क्या बोल रहा हूं कि अभी तक ये आपने ठोस के ले रखे थे, तो मैंने कहा ये ठोस का मत लो, तुम ये हाइड्रोजन गैस का लेके बताओ मुझे। अब भाई हाइड्रोजन गैस का तो इलेक्ट्रोड नहीं बन सकता, क्योंकि सॉलिड तो रुक सकता है, क्या गैस ऐसे रुक सकती है? नहीं रुक सकती है। तो उसके लिए हम एक अलग सेटअप करेंगे। वो सेटअप कुछ ऐसा होगा, एक ग्लास की हम लोग ट्यूब लेंगे, ये ग्लास की एक ट्यूब है इस तरीके से, जैसे थर्मामीटर होता है वैसे नीचे से कुछ होगा, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक प्लेटिनम का वायर डाल देंगे, एक प्लेटिनम का वायर डाल देंगे ऐसे करके, ठीक है। और यहां पे हम प्लेटिनम की एक प्लेट लगा देंगे, या कार्बन ब्लैक प्लेट बोल दो, कार्बन ब्लैक प्लेटिनम की प्लेट। इधर हम छोटा सा होल करेंगे और इधर से हम हाइड्रोजन गैस को भरेंगे। अब हम इसको एक बिलियन के अंदर डिप कर सकते हैं। तो देखो वही वाला सेटअप बन रहा है। हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते थे, इसलिए हमने एक मदद लिया ग्लास रॉड की, और ग्लास रॉड के अंदर प्लेटिनम का वायर डाल दिया। उसके अंदर अब हम हाइड्रोजन गैस डाल देते हैं। अब ये हाइड्रोजन गैस इसकी तरह काम करेगा, जैसे यहां पे जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ता था, Zn+2 की फॉर्म में आ रहा है, ऐसे ही कॉपर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है और कॉपर +2 बना रहा है। वैसे ये हाइड्रोजन अब क्या करेगा, अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ भी सकता है, सही है, और ये हाइड्रोजन H+ इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और बना के देगा हाइड्रोजन गैस। क्योंकि अब हमने इसको एक लोहे एक हमने ग्लास ट्यूब के अंदर बंद कर रखा है, अब वो बिलियन की मदद से वो सारी प्रक्रिया ये कर सकता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम एक ग्लास ट्यूब लेते हैं, ग्लास ट्यूब के अंदर प्लेटिनम का वायर लगाते हैं, नीचे इसको कार्बन ब्लैक या फिर प्लेटिनम की प्लेट बोल सकते हैं। इसको हम लोग एक बिलियन के अंदर डिप करते हैं और हाइड्रोजन गैस भर देते हैं, जिसकी मदद से हम लोग इसका इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बनाने को ही हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। अगला देखो, ये अपना थ्योरी में आप लोग लिख लेना, ठीक है। बाकी अगर मैं लिख के आपको दे दूंगा वो आप थ्योरी में वैसे भी लिख लेना। अभी फिलहाल अपने उससे आप लिख लेना इसको कैसे आप लिख सकते हो, बाकी मैंने आपको समझा दिया ये होता क्या है। अगला चीज है मेरे पास कोलराउस नियम को आपको बताना है। कोलराउस का नियम क्या होता है, क्वेश्चन नंबर ये है 20। तो इसमें कोलराउस का नियम बताना है। तो कोलराउस का नियम सिंपल है कि मान लो मैंने इसके अंदर NaCl भर रखा है, ठीक है, बहुत NaCl भर रखा है। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगा, और पानी का मतलब मैं बोल रहा हूं इसके अंदर अनंत पानी मैंने डाल दिया। तो अनंत पानी का मतलब हुआ कि NaCl पानी के हिसाब से बहुत कम होंगे। तो अगर मुझे सीमांत मोलर चालकता बतानी है NaCl की, जैसे अभी चालकता हम बताते थे, वैसे अगर सांद्रता के हिसाब से बताएंगे तो मोलर चालकता बताएंगे। और सीमांत मोलर चालकता का मतलब होता है जब आपने विलायक को अनंत मिला दिया, मतलब पानी बहुत ज्यादा मिला दिया। तो यहाँ पे कोलराउस का नियम क्या कहता है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य जैसे NaCl, किसी भी वैद्युत अपघट्य का अगर आपको सीमांत मोलर चालकता बतानी है तो उसके अलग अलग आयन की जो सीमांत मोलर चालकता होगी, जैसे सीमांत मोलर चालकता Na+ की और प्लस सीमांत मोलर चालकता Cl- की, उन दोनों को योग के बराबर होगा। तो कोलराउस लॉ कहता है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य का सीमांत मोलर चालकता उसके अलग अलग आयनों के सीमांत मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। जैसे सपोज कर लो अगर इसका 10 है और इसका 20 है तो आंसर कितना आया, 30। तो NaCl का सीमांत मोलर चालकता होगा 30। ऐसे ही हम लोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है NaCl। कुछ चीजें हमें दे रखी है, उसमें सीमांत मोलर चालकता हमें दे रखा है। तो NaCl है हमारे पास, इसका सीमांत मोलर चालकता दे रखा आपको 126.4। NaCl का 126.4, ठीक है। अगला चीज है हमारे पास HCl। HCl का आपको दे रखा है 425.9। और अगली चीज आपको दे रखी है CH3COO Na, सोडियम एसीटेट, ये आपको दे रखा 91.0। तो क्वेश्चन आपसे पूछा कि CH3COOH का सीमांत मोलर चालकता क्या होगा, सही है। अभी जस्ट आपको बताया कि अगर मान लो मुझे सीमांत मोलर चालकता चाहिए CH3COOH का, तो इसका मतलब उसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं। उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सीमांत मोलर चालकता ऑफ CH3
COO माइनस और प्लस सीमांत मोलर चालकता H प्लस। अगर कहीं से मुझे इन दोनों का सीमांत मोलर चालकता पता लग जाए तो मैं उन दोनों को जोड़ के आंसर बता सकता हूं कि इसका कितना होगा। अब क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज दी हैं तो इनकी मदद से हमें ये बनाना है, तो कैसे बनाना है वो ध्यान से देखना। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं और इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं NaCl को तोड़ूंगा, जैसे मान लो ये मैंने लैम्डा मोलर बोल रखा है, ये सारे लैम्डा मोलर हैं, लैम्डा मोलर है। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं, लैम्डा मोलर Na प्लस प्लस लैम्डा मोलर Cl माइनस। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, लैम्डा मोलर H प्लस और लैम्डा Cl माइनस। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, लैम्डा CH3COO माइनस और प्लस लैम्डा Na प्लस। ठीक है, इतनी चीजें हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए CH3COO माइनस और H प्लस। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो चीजें चाहिए उनको राउंड कर दो पहले। तो मुझे एक ये चीज चाहिए और मुझे एक ये चीज चाहिए, बाकी फालतू की चीजें मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने बताया था कभी भी जो चीजें आपको चाहिए उन दोनों रिएक्शन को जोड़ दो, जो बचा उसको माइनस कर दो। तो यहां पे आप क्या करो, सिंपल है कि अगर मैं इसको अभिक्रिया 1 बोलूं, इसको मैं 2 बोलूं, इसको मैं 3 बोलूं, तो 2 और 3 को जोड़ दो, पहले वाले को माइनस कर दो। तो यहां हम करेंगे 2 प्लस 3 माइनस 1 कर देंगे। तो दूसरी वाली लिखो क्या है, लैम्डा H प्लस और प्लस लैम्डा Cl माइनस। 3 वाली लिखो लैम्डा CH3COO माइनस और प्लस लैम्डा Na प्लस। ये दोनों जोड़ दिया, ये हमें नहीं चाहिए तो इसको माइनस कर दो, तो माइनस का लैम्डा Na प्लस, ठीक है, और प्लस माइनस का लैम्डा Cl माइनस। Na प्लस से Na प्लस कैंसिल, ये प्लस का NaCl माइनस का NaCl, माइनस का Cl Na प्लस का, और यहाँ Na माइनस का तो कैंसिल, इधर माइनस का Cl और इधर प्लस का Cl कैंसिल। क्या बचा यहाँ पे देखो, लैम्डा H प्लस प्लस लैम्डा CH3COO माइनस, और यही तो हमें चाहिए था, लैम्डा CH3COO और H प्लस हमें चाहिए था। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम फाइंड करने के लिए सिंपल है, 2 और 3 को जोड़ा, 1 को माइनस किया। इसका मतलब ये होगा कि दूसरे वाले और तीसरे वाले को जोड़ो, 1 को माइनस कर दो। तो 91 और प्लस 425.9 और माइनस करेंगे हम 126.4। इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 5 और 1 6 और 9 2 11, हासिल लगा 1, 516 आएगा ना, हाँ 516.9 माइनस 126.4, तो 516.9 126.4, 9 में से 4 गए 5 बचे, 6 में से 6 गया 0 बचा, 11 में से 2 गए 9 बचे, 4 में से 1 गया 3 बचा। तो इसका आंसर आएगा 390.5। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, मतलब जो चीजें हमें चाहिए पहले तो लिखो जो जो चीजें गिवन है, उसके बाद जो हमें चाहिए वो उसको अलग अलग करके लिख लो। अब अलग अलग करके आयन, जो हमें आयन चाहिए वो आयन जहां पे भी आपको मिले रिएक्शन में उन दोनों को जोड़ दो और जो बाकी का जो बचा उसको माइनस कर दो। अब मुझे CH3COO और H प्लस चाहिए था, मुझे ये 2 में मिलेगा, तो इन दोनों अभिक्रिया को मैं जोड़ूंगा और इसको माइनस कर दूंगा। तो वही मैंने किया, इन दोनों के वैल्यूज को मैंने जोड़ा और इसको माइनस कर दिया। तो यहां पे ये इसका आंसर आ चुका है। अगला वाला क्वेश्चन है 22। तो 22 में भी कुछ आपको सेल के बारे में ही दे रखा है, तो वो कुछ इस प्रकार से 22 में दे रखा है कि 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन से भरे हुए एक चालक सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। ठीक है, 100 ओम है, तथा 0.02 मोलर KCl विलयन का प्रतिरोध 500 ओम है। ठीक है, तो 0.02 मोल KCl विलयन की चालकता क्या होगी, तो देखो ध्यान से, मेरे पास 2 विलयन है 22, एक मेरे पास 0.1 मोलर का विलयन है और एक मेरे पास 0.2 मोलर का विलयन है। तो 0.1 मोलर है, इसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा R 100 ओम। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 500 ओम, मतलब ये R1 बोल दो और ये R2 बोल दो, 500 ओम। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, वो ध्यान रखना, ये जो कप्पा आपको दे रखा है वो कप्पा इसका दे रखा है K1 1.29, इसका K2 कप्पा आपसे पूछा है कि कितना इसका कप्पा होगा। ठीक है, चालकता कितनी होगी इसकी वो आपसे पूछा है। तो अगर ध्यान हो कि जब भी दो सेल को हम कंपेयर करेंगे तो एक चीज ऐसी है जो कॉमन रहेगी दोनों में, वो होता है सेल स्थिरांक, और सेल स्थिरांक का फॉर्मूला होता है हमारे पास कप्पा बराबर G इंटू G स्टार।
सही है। अगर जी स्टार यहां से लेके आऊंगा मैं तो वो हो जाएगा कप्पा बाई जी, और जी होता है 1/r, आर पहुंच जाएगा ऊपर तो बन जाएगा के आर। अब देखो जी स्टार तो दोनों में कॉमन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं जी स्टार इज इक्वल्स टू के आर। तो एक तो तरीका यह है के आर की वैल्यू से जी स्टार बताओ, उस जी स्टार का इस्तेमाल करके ये वाला कप्पा बता दो। एक हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है K1R1 इज इक्वल्स टू K2R2, क्योंकि जी स्टार तो दोनों में कॉमन है, तो इनकी वैल्यूज रख दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब K1 कितना दे रखा आपको 100, सॉरी K1 है 1.29 और R1 है आपके पास 100, K2 आपको फाइंड करना है, R2 आपके पास है 500। तो अगर मुझे K2 चाहिए तो 1.29 इंटू 100 डिवाइड कर दूंगा इसको मैं 500 से, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, 2 बचे 9, 29 हुए, 5 25, 4 बचे, 5 8 40, तो 0.258 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा। और यूनिट इनका सेम रहेगा, जो यूनिट इसका होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, वैसे ही यूनिट इसका होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, वो आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिल्वर नाइट्रेट के किसी बिलियन के 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में एक 1.24 विद्युत धारा प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा। अब ये भी देखो वही पिछले वाले क्वेश्चन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। यहां पे हम वैद्युत अपघट्य पढ़ते हैं, जब हमने आपको फैराडे के 2 लॉ बताए थे, तो फैराडे के 2 लॉ के हिसाब से इसका हम आंसर देंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है कि सिल्वर नाइट्रेट है आपके पास AgNO3, सही है, AgNO3 है, किसी बिलियन में 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में। अब होता क्या है, इसको अगर हम किसी भी सेल के अंदर डालेंगे, यहां पे मान लो AgNO3 भर दिया है हमने, तो Ag प्लस इस पे जाके चिपकेगा और NO3 यहां पे जाएगा कहीं पे। तो पूछा है आपसे कि अगर मान लो Ag आपके पास सिल्वर यहां पे 10 ग्राम है, 10 ग्राम का मतलब सिल्वर जो जाके चिपका वो 10 ग्राम था, 10 ग्राम सिल्वर था, और धारा उन्होंने बता रखी है I इज इक्वल्स टू 1.24 एम्पियर। तो आपसे पूछा है कि टाइम कितना होगा। तो ध्यान रखना, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार फॉर्मूला हमारे पास होता है W बराबर ZIT, और Z होता है मोलर मास बटे NF I इंटू T। अब मोलर मास आपको क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, मोलर मास है 108, आई थिंक 108 ही गिवन है, हाँ 108 गिवन है, इंटू I की वैल्यू 1.24, टाइम हमें बताना है, और N की वैल्यू अगर देखोगे तो सिल्वर पे +1 चार्ज होता है, तो I की वैल्यू यहां N की वैल्यू होगी 1, फैराडे की वैल्यू 96500, और वेट मुझे कितना दे रखा 10 ग्राम। तो अगर मुझे यहां पे टाइम चाहिए तो टाइम को छोड़ के बाकी सारी चीजें इधर भेज दो, ये जाएगा गुणा में, ये आ जाएगा भाग में, तो 10 गुणा 96500, और बटे में मैं लिख सकता हूं 108 गुणा 1.24। इनका जब आप आंसर कैलकुलेट करोगे तो वही एग्जैक्ट समय सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको बता सकता हूं 10 गुणा 96500, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, ये तो 96500 आ रहा है, 3 0, और नीचे वाला का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 108 गुणा 1.24, तो ये आ रहा है 133.92। अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 96500 को डिवाइड कर दूंगा 133.92 से, तो ये आ जाएगा 720.5 सेकेंड, 7205.79 सेकेंड। तो आप इसको क्या मान सकते हो, अप्रोक्स 7206 सेकेंड मान लो। अब इसको जब आप मिनट में कन्वर्ट करोगे, 7206 को मिनट में कन्वर्ट करोगे, 60 से डिवाइड कर दो। अगर घंटे में आंसर चाहिए तो एक बार और 60 से डिवाइड कर दो, तो घंटे के हिसाब से आंसर इसका आएगा, डिवाइड कर दो इसको 3600 से, तो इसका आंसर आएगा 2 घंटे। सही है, तो टाइम हो गया 2 घंटे, मतलब 2 घंटे तक लगातार अगर आप इतनी धारा प्रवाहित करोगे तो 10 ग्राम सिल्वर जाके चिपक जाएगा। सही है, जैसे हम किसी भी चीज पे सोने की कोटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं इसी की मदद से हम लोग करते हैं, सिल्वर की कोटिंग वगैरह करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अपचयन के लिए कितने आवेश की
आवश्यकता होगी। तो पहला क्वेश्चन है 24 का कि यहाँ पे आपको आवेश बताना है, कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन क्या है कि 1 मोल 24 का पहला 1 मोल Al+3 से आप बना रहे हो एल्युमिनियम। सिंपल है, यहां पे n की वैल्यू बोलो कितनी है, 3 से 0 पे जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो इसका आंसर होगा 3 फराडे। 3 फराडे का मतलब यहां पे 3f आंसर होगा, और फराडे मतलब 96500, तो इसका मल्टीप्लाई आप कर देना, आंसर आ जाएगा। तो जब भी आवेश आपसे पूछा जाए तो सिंपल 1 फराडे पे चार्ज ये रहा, तो उसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 मोल का चेंज आ रहा है। तो 1 मोल में अगर आप देखोगे तो 1 मोल Al+3 से Al में जाने के लिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, सही है। तो 3 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा, फिर हम मोल्स में चार्ज कैलकुलेट करेंगे, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है। जैसे देखोगे, फिर से देखो, ये 1 मोल भले ही दिया है, पर इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना आ रहा है, 3 से 0, मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 96500, तो 3 मोल पे कितना चार्ज होगा, 3 × 96500, तो या तो उसको 3 फराडे लिख दो या फिर ये लिख दो। और इस साल नीट में यही सेम क्वेश्चन आया है, डिक्टो सेम यही है, 4 नंबर का क्वेश्चन, उसमें यही चीज पूछा है कि कितना, ऐसे ही सिर्फ यही आंसर बताना था, ये भी कैलकुलेट नहीं करना है। उसमें सारा यही दे रखा था कि इसमें चेंज बताओ, सिंपल आपको इलेक्ट्रॉन का चेंज बताना था, उसमें एफ और ऐड कर दो, 3 फराडे, 2 फराडे, 10 फराडे, जो भी आंसर है। ऐसे ही अगला वाला देखो, अगला वाला है 1 मोल MnO2 को Mn+2 में आपको बनाना है, 25 का, तो 24 का सेकंड। 1 मोल MnO2 से आपको बनाना है Mn+2, 1 मिनट, MnO दे रखा है। तो पहली बात तो, या तो इस क्वेश्चन में कोई एरर है, उसका रीजन ये है क्योंकि जब आप MnO देखोगे तो इस पे -2, इस पे +2 चार्ज है, तो ये +2 से +2 ही रह रहा है, तो इधर तो इलेक्ट्रॉन का चेंज 0 आ रहा है। तो मे भी शायद यहाँ क्वेश्चन में कुछ चेंज है, क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे MnO2 हो या फिर यहाँ Mn+3 हो। तो जो भी होगा, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा है MnO2, तो इस पे 1 ऑक्सीजन पे -2, 2 ऑक्सीजन पे -4, तो इस पे आ जाएगा +4, और ये चेंज हुआ +2, तो इधर से इधर चेंज आ रहा है 2 का, +4 से +2 पे जा रहा है, 2 का चेंज आ रहा है। तो इसमें कितने आवेश की आवश्यकता होगी, 2 फराडे की आवश्यकता होगी, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, संचारण को परिभाषित कीजिए। संचारण की डेफिनेशन आपको लिखा चुके हैं हम लोग। संचारण का मतलब होता है कि जब किसी धातु को आप लोग बाहर किसी नमी वाले क्षेत्र में रखोगे, तो उस धातु के ऊपर कुछ भूरी परत जम जाती है, जिस भूरी परत को हम लोग संचारण कहते हैं। जैसे मान लो मैंने लोहा रखा Fe, अब ये Fe क्या करेगा, +2 की फॉर्म में आता है, एनोड कैथोड करके, +2 की फॉर्म में आके ये रिएक्शन कर जाता है ऑक्सीजन से, फिर ये बना लेता है Fe2O3 और .2H2O। तो ये जो होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे, ये हो गया हमारे पास संचार, यानी जंग लग चुकी है इस पे, ठीक है। अगला 26 क्वेश्चन है हमारे पास, NiNO3 का होल थ्राइस के 1 बिलियन को प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच 5 एम्पियर धारा प्रवाहित करते हुए 20 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया। Ni की मात्रा कैथोड पर निक्षेपित कीजिए। इसमें भी हम लोग वही फॉर्मूला सेम इस्तेमाल करेंगे कि W बराबर ZIT और मोलर मास बटे NF इंटू I इंटू T। तो यहां पे मुझे बताना है, W ही बताना है, तो W बराबर मोलर मास। अब निकिल का मोलर मास कितना होगा, निकिल का मोलर मास इसमें नहीं दिया, नहीं कूजन, 1 मिनट, निकिल का मोलर मास में चेक कर लेता हूं, ठीक है, 60 से कम ही होगा इसका, तो मैं निकिल का मोलर मास एक बार चेक कर लेता हूं। निकिल का मोलर मास है 58.6, मतलब 58.7 आप ले सकते हो। और N की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन है NiNO3 का होल ट्वाइस, एक NO3 पे -1 चार्ज, 2 NO3 पे -2, अगर इस पे -2 निकल पे +2, तो N की वैल्यू यहां 2 आएगी, फराडे 96500। I आपको पहले से दे रखा है 5 एम्पेयर, और टाइम आपको दे रखा है 20 मिनट। अब 20 मिनट को हम लोग जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये आएगा 58.7 इंटू 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 60 बटे 2 गुणा 96500। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये बनेगा, ये आ जाएगा 30, तो 58.7 इंटू 30 और डिवाइड कर दो इसको 965 से, तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं कितना आएगा, 58.7 इंटू 30 और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 965 से, तो 1.8248 आ रहा है, 1.8248 ग्राम, ग्राम में आंसर आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए वैद्युत अपघट्ट का प्राप्त उत्पाद ज्ञात कीजिए। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं फैराडे के हिसाब से, तो एनोड और कैथोड पर अलग अलग चीजें जाती हैं, तो वही चीज आपको बताना है कि एनोड और कैथोड पर क्या क्या चीजें जाएंगी। अब पहला चीज है हमारे पास, सबसे पहला AgNO3 का जलीय विलयन, जलीय विलयन। अब इसका मतलब है कि AgNO3 टूटेगा Ag प्लस NO3 माइनस 2 में, ऐसे ही H2O टूटेगा H प्लस OH माइनस में। अब बात आती है कि एनोड पर कौन जाएगा। अब क्योंकि एनोड पर प्लस चार्ज होता है तो माइनस वाला जाएगा, या तो OH जाएगा या फिर NO3 जाएगा। तो उसको देखने के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं और उसमें देखते हैं ऊपर कौन बिलोंग करता है, ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो इसको याद कर लेना कि NO3 और OH में OH ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा रिएक्टिव OH होता है। अब OH जाएगा, ये ऑक्सीजन गैस बना लेगा और कुछ H2O भी बनेगा। तो हमें मतलब सिर्फ आंसर देने से है, तो यहां पे ऑक्सीजन गैस बनेगा एनोड पर। कैथोड पर क्या होगा, एक मिनट, क्वेश्चन ये मैं करा रहा हूं सेकंड वाला। ठीक है, उसमें चेंज है थोड़ा सा कि एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है और एक बार सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, तो सेकंड वाला ही समझ लो इसको आप। कैथोड पर माइनस चार्ज होता है, इस पर आएगा प्लस वाला, प्लस में H भी है प्लस में सिल्वर भी है, तो इधर जो आएगा प्लस वाला वो आएगा सिल्वर। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये सिल्वर सॉलिड बना लेगा। मतलब अगर AgNO3 का विलयन है और आपने कोई भी इलेक्ट्रोड ले रखा है वहां पे, तो उस इलेक्ट्रोड, जैसे आपने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले रखा है, तो प्लेटिनम का जब आप इलेक्ट्रोड डालोगे और विलयन होगा AgNO3 का, तो थोड़ी देर बाद आप ये देखोगे कि जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड था वो सिल्वर का बन जाता है। सिल्वर का रियल में नहीं बनता है, सिल्वर की कोटिंग उसके ऊपर हो जाती है। तो वही चीज है कि यहां पे सिल्वर जाके चिपकेगा, तो ये होगा। अगर मान लो सेम केस है मेरे पास पहला वाला, AgNO3 का जलीय विलयन है, अगर यहां पे PT इलेक्ट्रोड है, ठीक है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, अगर मैंने यहां पे, अगर मैं ऐसा लिखूं, अगर इलेक्ट्रोड सिल्वर का हो, तो अगर इलेक्ट्रोड जिसका विलयन है उसी का इलेक्ट्रोड हो, तो सिंपल है, उसी का ऑक्सीडेशन होगा, उसी का रिडक्शन होगा। तो यहां पे Ag का ऑक्सीडेशन आप करा दो, Ag प्लस में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के, और दूसरा वाला Ag क्या करेगा, दूसरी तरफ इलेक्ट्रोड होगा, वो Ag एक इलेक्ट्रॉन को लेकर +1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये बना लेगा Ag सॉलिड। तो जब तक इलेक्ट्रोड अलग अलग थे तब तक रिएक्शन चलेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के हिसाब से, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल जो भी आपके पास सीरीज है उस हिसाब से। पर अगर इलेक्ट्रोड आपने उसी के ले लिए जिसका विलयन है, तो मेन मेटल का ही ऑक्सीडेशन होगा और उसी का ही रिडक्शन होगा। मतलब एक रॉड धीरे धीरे पतली होगी और दूसरी रॉड धीरे धीरे मोटी होगी। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो धीरे धीरे रॉड गलती रहेगी, जिसका रिडक्शन होगा वो धीरे धीरे रॉड मोटी होती रहेगी, क्योंकि एक तरफ से सिल्वर गलेगा, दूसरी तरफ से सिल्वर चिपकेगा। तो ये रहा। अगला मेरे पास है फोर्थ वाला, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ CuCl2। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ CuCl2 आपको बताना है। तो अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है तो जाहिर सी बात है यहां हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखेंगे। तो फोर्थ वाला है PT इलेक्ट्रोड CuCl2। तो CuCl2 टूटेगा, कॉपर +2 + 2Cl-, और यहां पे H2O बोला है क्या, एक मिनट, थर्ड वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला, थर्ड वाला मैं भी करा दूंगा, पहले फोर्थ लिख दिया। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ CuCl2, तो H2O यहां पे होगा तो ये टूटेगा H++
OH माइनस में। ठीक है, अब ध्यान रखना कि जब भी हम CuCl2 यहां पे लेंगे तो इधर जाएगा कॉपर और Cl माइनस। सही है, जब कॉपर और H प्लस में देखोगे तो कॉपर जाएगा और OH और Cl में देखोगे तो Cl जाएगा। सही है, तो यहां पे Cl को हम भेज सकते हैं। तो यहां पे एट एनोड, एनोड पर चार्ज है प्लस, तो यहां पे जाएगा माइनस वाला Cl माइनस आएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़कर Cl2 गैस बना लेगा। सही है, और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे चार्ज है माइनस, माइनस वाले पे आएगा प्लस वाला और प्लस वाला यहां पे आ रहा है Cu+2, तो Cu